देखिए वो तो छोड़ दीजिए, लालू जी भी चारों खाने चित करने के लिए बहुत दिन से लंगोट बांधे हुए हैं और लालू जी आज तक कर नहीं पाए। तो जब लालू जी ही नहीं कर पाए तो सुधाकर सिंह का क्या मतलब है? इसलिए अच्छा बोलेंगे नहीं, अगर हमारे खिलाफ वो लड़ रहे हैं तो बोलेंगे नहीं, लेकिन 4 तारीख को तो तय हो जाएगा ना कि बक्सर का विजेता कौन है। तो आप बताइए कि आदरणीय लालमोहन चौबे जी के खिलाफ लड़ते थे कि नहीं? आदरणीय अश्विनी चौबे जी के खिलाफ लड़ते थे कि नहीं? और एक बार हम लोग यहाँ कहा जाता है कि ध्यान कहीं और था तब बटई मार ले गए, तो एक बार बटई मार ले गए, बार बार मौका नहीं मिलेगा, और एक बार था और अंतिम बार था। इसीलिए 4 तारीख को महागठबंधन चारों खाने चित होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी एनडीए 40 सीटों पे जीतेगी और लड्डू एनडीए ही बांटेगी। उनका कहना है कि जो बैकुंठपुर में अपना जमानत नहीं बचा पाया वो बक्सर में उनके 3 गुना वोट लेके आए थे जब हारे थे तब। ये उनके लिए जवाब है कि वो जीते हैं 150 वोट से, और हम जो हारे हैं ना 2020 में, तो उनके 3 गुना वोट ले आए हैं। और उसके पहले जहां मेरा कोई जाति का वोट नहीं है वहां हम 15,000 से जीते थे। सुधाकर सिंह को 100 जन्म लेना होगा मेरे बराबरी का। लालू सोनिया तो अपने बेटे के लिए जी रहे हैं, मगर मोदी और नीतीश अपने बेटे के लिए नहीं, दोनों देश और प्रदेश के लिए जी रहे हैं। महागठबंधन के दो मुख्यमंत्री जेल में हैं। कई लोगों का आने जाने का सिलसिला जारी है। विपक्ष के पास प्रधानमंत्री का कोई चेहरा नहीं, मिथिलेश तिवारी। अब खबर सुने विस्तार से। लोकसभा चुनाव में सभी प्रत्याशियों द्वारा अपनी जीत सुनिश्चित करने को लेकर अपना पूरा दमखम दिखाते हुए अपनी खास रणनीतियों के तहत लोकसभा क्षेत्र में कार्य शुरू कर दिया है। साथ ही आरोप प्रत्यारोप के जरिए मतदाताओं के बीच अपने प्रतिद्वंदियों को नकारा साबित कर अपना सिक्का कायम करने में जुट गए हैं। इसी बीच बक्सर लोकसभा क्षेत्र के एनडीए प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी ने राहुल गांधी तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला। बक्सर में शुक्रवार को प्रेस वार्ता के दौरान राष्ट्रीय प्रवक्ता जदयू राजीव रंजन सिंह तथा भाजपा के बक्सर लोकसभा प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी के अलावा जदयू जिला अध्यक्ष, भाजपा जिला अध्यक्ष तथा अन्य लोग मौजूद थे। इस दौरान अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनते हुए बिहार में सुशासन की सरकार का हवाला देते हुए कहा कि पूर्व की सरकारों में देश की सीमा पर एक तरफ आतंकवादियों का भय था, वहीं बिहार में जगह जगह सरकार संरक्षित गुंडों का भय था। इन दोनों को प्रधानमंत्री जी और नीतीश जी ने खत्म किया। प्रधानमंत्री मोदी पर एक भी प्रमाणित आरोप सिद्ध आज तक नहीं हुए हैं, जबकि महागठबंधन के दो मुख्यमंत्री जेल में है। लगभग नेता कोई ना कोई क्राइम में फंसे हैं, कोई न कोई आने जाने के क्रम में है। प्रधानमंत्री मोदी के सामने महागठबंधन के पास कोई चेहरा नहीं है। नीतीश को प्रधानमंत्री बनने को लेकर चुटकी लेते हुए मिथिलेश तिवारी ने कहा कि लालू जी इसलिए नीतीश को प्रधानमंत्री का चेहरा सोनिया के सामने प्रस्तावित किए कि बिहार में तेजस्वी यादव सीएम हो जाएगा, मगर सोनिया को लगा कि नीतीश अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो मेरा बेटा राहुल कहां सेट होगा। लालू सोनिया तो अपने बेटे के लिए जी रहे हैं, मगर मोदी और नीतीश अपने बेटे के लिए नहीं, दोनों देश और प्रदेश के लिए जी रहे हैं। अपने प्रतिद्वंदी सुधाकर सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि जब लालू जी लंगोट बांधकर कुछ नहीं कर पाए तो सुधाकर सिंह क्या कर पाएंगे। 4 तारीख को चारों खाने चित होगा महागठबंधन। बहरहाल देखा जाए तो इस बार बक्सर लोकसभा सीट के लिए राजद, भाजपा और बीएसपी के अलावा चर्चित चेहरा निर्दलीय प्रत्याशी पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा और ददन पहलवान की भी प्रबल देवदारी मानी जा रही है। इसलिए बक्सर लोकसभा सीट के लिए अभी तक त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा है। बयानों का दौरा तो चलता ही रहेगा, मगर जनता इस बार किसको अपना सांसद चुनती है, यह आगे देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि बक्सर लोकसभा सीट के लिए इस बार जनता स्थानीय जनप्रतिनिधि को लेकर जनता का मूड किस करवट बदलता है। जहां 1 जून को जनता का फैसला बक्से में बंद हो जाएगा, वहीं 4 जून को परिणाम आ जाएंगे। हमारी खबर अच्छी लगे तो एक लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। आप समर्थन और आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं बक्सर की जनता की तरफ से, एनडीए की तरफ से आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन भी करता हूं। प्रेस वार्ता में हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के सम्माननीय जिला अध्यक्ष अशोक सिंह यादव जी, भाजपा के सम्माननीय जिला अध्यक्ष भाई भोला सिंह जी, हमारे मीडिया के प्रभारी उमाशंकर राय जी, पार्टी की ओर से, प्रदेश की ओर से यहाँ की पूरे मीडिया का काम देख रही श्रीमती रानी चौबे जी का कहना था कि विकासवाद और परिवारवाद के बीच लड़ाई है, भ्रष्टाचार और राष्ट्रवाद के बीच भी लड़ाई है। लेकिन किसी भी सरकार के लिए भय, भूख, भ्रष्टाचार, ये 3 मुद्दे होते हैं। अगर कोई भी सरकार अगर इस पे काबू पा लेती है तो अच्छी सरकार मानी जाती है।
और ये मैं कह सकता हूं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी के केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ये तीनों में ये मुद्दे प्रभावी रहे हैं। आपने देखा होगा 2005 के पहले बिहार में जो सरकार थी, वो पूरी सरकार भयाक्रांत करके चलाती थी सरकार। गांव गांव मुख्यमंत्री के रिश्तेदार दिखते थे, लेकिन 17 साल में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी का एक भी रिश्तेदार बिहार में नहीं दिखा। और उसी प्रकार 10 साल से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश को बहुत आगे बढ़ाया, इनका भी कोई रिश्तेदार नहीं। तो ये कहा जा सकता है कि उन सरकारों में, महागठबंधन की सरकारों में और भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार में बहुत बड़ा अंतर है। उधर देश के सीमा पर आतंकवादियों का भय था और बिहार के जगह जगह में सरकार संरक्षित गुंडों का भय था। ये दोनों भय को मोदी जी और नीतीश जी ने मिलकर खत्म किया। भ्रष्टाचार का जो आलम है, आज तक इतने लंबे समय तक 10 साल से प्रधानमंत्री के पद पर आदरणीय मोदी जी बैठे हैं, आज तक एक भी आरोप माननीय प्रधानमंत्री जी पर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर नहीं लगा, जबकि विपक्ष दिन भर हल्ला करता है, लेकिन एक भी कोई प्रामाणिक आरोप नहीं लगा। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे दो मुख्यमंत्री जेल में है, दूसरी तरफ देखेंगे महागठबंधन के लगभग नेता कोई ना कोई ट्रायल फेस कर रहे हैं, कोई ना कोई आने जाने के जेल आने जाने के क्रम में है। तो कुल मिलाकर यही कारण है कि आज प्रधानमंत्री का मोदी जी के सामने कोई बेहतर विकल्प इंडी गठबंधन उपस्थित नहीं करा पाया। और इस बात का डर भी है कि कहीं राहुल गांधी को घोषित किया तब क्या होगा। तो कुल मिलाकर के इस बार का लोकसभा चुनाव में मोदी जी के सामने कोई भी चेहरा नहीं है जो मोदी जी का मुकाबला करे। इसका सबसे बड़ा कारण है कि एक तरफ इस देश के पहले किसान आत्महत्या करते थे, गरीब आत्महत्या करते थे, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण योजना लागू करके और जो 80-90 करोड़ लोगों को फ्री अनाज की व्यवस्था करी, इसके कारण देश में अब कहीं कोई ऐसी खबरें नहीं आती है। एक तरफ भय को खत्म किया, दूसरी तरफ भूख को भी खत्म किया और भ्रष्टाचार पर कंप्लीट नकेल कसा माननीय प्रधानमंत्री जी। और यही कारण है कि आज देश आगे बढ़ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का सबसे प्रथम संकल्प है कि हम जिस चुनाव में अपने उम्मीदवार के साथ उतरे हैं, हमारे जो विकास के मुद्दे हैं, हमारा जो संकल्प पत्र है, इन सभी के साथ अपने को संबद्ध करते हुए 3 चीजों से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, भय, भूख, भ्रष्टाचार, इस पर कंप्लीट हमारा नियंत्रण रहेगा ही रहेगा। और इसके अलावा विकास हमारा प्रथम मुद्दा है। विकास में केवल सड़कों का ही विकास नहीं, केवल नली गली पुल पुलियों का ही विकास नहीं, विकास का मतलब कंप्लीट विकास, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के साथ विकास। और जब सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के विकास राज्य सरकार मिलकर इसका प्रपोजल ले जाएंगे तो उसका नाम कुछ हो सकता है कि नाम विश्वामित्र जी के नाम से हो जाए या राम कर्मभूमि के नाम से हो जाए, या लेकिन होगा बक्सर के भी। तो वो जब हम लोग आगे लोकसभा चुनाव के बाद जब हम लोग इस पे बढ़ेंगे आगे, तो आपको अगले 6 महीने में ही, चुनाव के बाद 6 महीने में ही ये नजर आने लगेगा आपको। और इसका संकल्प पत्र में प्रधानमंत्री जी ने इसका प्रावधान कर दिया है, तो काम हम लोग के लिए आसान हो गया है। तो जहां सड़कों का विकास, जहां बिजली घर घर पहुंचाने की बात, गरीबों को हर संसाधन उपलब्ध कराने की बात, किसानों को 6-6 हजार रुपया हर साल प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया जा रहा है और अब तक जो है सो 16 किस्त किसानों को मिल चुका है। तो कुल मिलाकर के ये हमारे प्राइम मुद्दे हैं। जब लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो सवाल देश का है। मैं घूम रहा हूं लोगों के बीच, लोग एक बात तो कहते हैं कि उम्मीदवार विपक्ष का हमारा दोस्त भी हो सकता है, हमारा रिश्तेदार भी हो सकता है, लेकिन इस चुनाव में मामला देश का है, दोस्त का मामला नहीं है। इसलिए देश का निर्णय हम मोदी के साथ करने वाले हैं और मोदी जी को समर्थन देने वाले हैं। तो कुल मिलाकर बक्सर में एक बड़ी मार्जिन से हम लोग चुनाव जीतेंगे। आप सभी का अपेक्षित सहयोग मिल भी रहा है, आपका थोड़ा ज्यादा मिल रहा है, तो आप सबका अपेक्षित सहयोग इसी प्रकार मिलता रहेगा। और मैं तो कार्यकर्ता हूं, अभी तक यहाँ नेता चुनाव लड़े हैं, आदरणीय लालमणि चौबे, आदरणीय अश्विनी चौबे, सब बड़े नेता हैं, लेकिन मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूं। और जब सामान्य कार्यकर्ता किसी मैदान में हो तो आपकी भी थोड़ी जिम्मेवारी बढ़ जाती है और जनता को आशीर्वाद देने में भी आनंद आता है, क्योंकि कोई बड़ा कद लेकर के मैं जाता नहीं हूं जनता के बीच,
मैं सीधे जाता हूँ, एक आम आदमी की तरह आशीर्वाद लेता हूँ, सबका लेता हूँ, सब बड़ों का पांव छूता हूँ, छोटों को प्यार देता हूँ, और उसी तरह मैं लगातार बक्सर में घूम रहा हूँ और मुझे बक्सर का बहुत जबरदस्त प्यार मिल रहा है और आप सभी का भी बहुत समर्थन मिल रहा है। मुझे तो आज कुछ बोलना नहीं है, बोलना है राजीव रंजन जी को, चूंकि आदरणीय नीतीश कुमार जी का संदेश आप लेके आए हैं। मैं भी जब बक्सर आया तो मैं उनसे मिलने गया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से एक आशीर्वाद गार्जियन को देना चाहिए उस प्रकार से उन्होंने आशीर्वाद दे करके और मुझे बक्सर के मैदान में मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के निर्देश में भेजा और आज उनका संदेश लेकर राजीव रंजन जी आए हैं और आए हैं तो अच्छे संदेश लेके आए हैं। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि आगे की बात राजीव रंजन जी कंक्लूड करें। हाँ, ये सवाल पैदा हो रहा है और इसके अलावे आपको ध्यान में आना चाहिए, इसी बिहार में चरवाहा विद्यालय खुला था और इसी बिहार में आज चले जाइए बोधगया में तो वहां IIM बनकर के तैयार ही नहीं है, बल्कि वहां पढ़ाई शुरू हो गई। केंद्रीय विश्वविद्यालय गया में, केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी में, इसके अलावे आपके बक्सर में मेडिकल कॉलेज का भवन बन रहा है, आपका इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, राजकीय ITI हर अनुमंडल में, महिला ITI आपका है। ये सारे जो भवन बने हैं और सारी संस्थाएं खड़ी हुई है, सब रोजगार सृजन करने वाली ही है। और जहां तक रहा बिहार की बात कि बिहार इतना विलंब क्यों हुआ, पलायन जो बिहार में हुआ वो लालू यादव के 15 साल के राज में हुआ है पलायन, और इसका डेटा मेरे पास है। आप चले जाइए दिल्ली में, जहां से मनोज तिवारी जी सांसद हैं, 18% लोग ऐसे हैं जो बिहार से, और यूपी में मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में, ये दोनों राज्यों से वही लोग भाग के गए जो लोग वहां पीड़ित थे, परेशान थे, और जाकर के दिल्ली में उन लोगों ने एक छोटी छोटी झोपड़ी में जाकर के आश्रय लिया और आज वहां के वोटर हो गए, उनकी संख्या 18%। ये जितने लोग यहाँ से भागे वो गए उस समय गुजरात। आज भी ये पलायन रुका नहीं है, मैं इसका दावा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है और उसके लिए जो संसाधन होने चाहिए, उद्योग धंधे होने चाहिए, उतना नहीं है। लेकिन उद्योग धंधा खुलता कहाँ है? इसी बिहार में बिजली नहीं थी, आज इसी बिहार में आपके बक्सर में चौसा का पावर प्लांट बन रहा है। ये क्या लालू जी ने बनवाया? ये लालू जी के समय तो नहीं बना। पहले लालू जी के राज में बिजली पर हम कितने आश्रित थे और किस प्रकार से 20% लोगों के घर में ही बिजली थी, अब 100% लोगों के घर में बिजली है और साथ में किसानों के खेत तक में बिजली पहुंची है। तो ये बड़ा परिवर्तन हुआ है, इसको नकार दे। जो आज दावा करते फिरते हैं कि मैंने रोजगार दिया, बिना मुख्यमंत्री का कोई रोजगार दे सकता है क्या? बिना मुख्यमंत्री के किसी भी मामले के डिसीजन में कोई रोजगार दे सकता है क्या? और शिक्षा विभाग में बहाली हुई तो शिक्षा विभाग क्या तेजस्वी यादव थे मंत्री क्या? और उनके मंत्री तो प्रधान सचिव से लड़ते रहते थे, दिन भर रामचरितमानस के बारे में गंदी गंदी बात किया करते थे। तो इसका कोई श्रेय तेजस्वी यादव को नहीं है। उसका अगर श्रेय है तो उसकी शुरुआत हुई थी NDA की सरकार में, और जिस समय सरकार हटी उसके ठीक पहले लोगों को जो बांट दिया गया था नियुक्ति पत्र, तो मुख्यमंत्री जी का बड़प्पन है कि मुख्यमंत्री जी ने इस पे कोई कंट्राडिक्शन वाला बयान नहीं दिया। लेकिन मैं मानता हूं ये सारी उपलब्धि नीतीश कुमार की है और NDA की। तेजस्वी यादव की उपलब्धि का मैं पोल खोलता हूं। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री भी थे, क्यों नहीं दिया भाई आयुष्मान कार्ड लोगों को? जैसे माननीय सम्राट चौधरी जी बने स्वास्थ्य मंत्री, उप मुख्यमंत्री, और डीलर लोगों के घर पे कैंप लगा कर और 2 करोड़ से अधिक गरीबों को आयुष्मान कार्ड मिला है। क्या इसका जवाब देंगे क्या तेजस्वी यादव? कोई जवाब नहीं है इनके पास। और इस बिहार में चलने के लिए सड़क नहीं थी, आज बक्सर की सड़क कब बनी है? आज पटना से 2 घंटे में हम लोग बक्सर आ जाते हैं। ये सड़क था क्या लालू यादव के समय में? और इसलिए मैं कहूंगा जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बेहतर नहीं होगा तब तक उद्योग धंधे कैसे लगेंगे? सरकार ने नई उद्योग नीति लाई बिहार में, उस उद्योग नीति के कारण अब छोटे छोटे उद्योग धंधे लगने शुरू हुए, और उद्योग धंधे लगेंगे और वो जो प्रोडक्शन करेंगे उसके लिए बाजार की भी व्यवस्था करनी होगी। और अब तो ई-मार्केटिंग भी आदरणीय मोदी जी ने शुरू किया है, और आप जब देखेंगे इसको ठीक से उठाएंगे अगले 5 साल में बिहार एक बहुत बड़ा कॉरिडोर बनने जा रहा है। आदरणीय नितिन गडकरी जी के मंत्रालय में जो हाईवे बन रहे हैं उस हाईवे के किनारे बड़े बड़े कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं इसके लिए, जहां पर उद्योग धंधे चलेंगे भी, साथ में उनके मार्केटिंग की भी व्यवस्था होगी और भंडारण की व्यवस्था होगी। आज बिहार का हर युवा आप देखिएगा, सबसे ज्यादा आप देखेंगे तो उसको हम पूछते हैं कि भाई कहां से पैसा आ रहा है? तो नहीं वो तो अलग बात है, मैं दूसरी बात कर रहा हूं। और वो कह रहा हूं कि आज जो भंडारण बिहार में हो रहा है हर चीज का,
वो पहले था क्या? आप राजीव रंजन जी, आपको ध्यान में होगा कि जो सबसे बड़ा काम मोदी जी की सरकार ने किया है वो ये किया है, बड़े बड़े भंडार केंद्रों को उन्होंने डेवलप किया। और आज आप जाएंगे हर जिले में आपको मिल जाएगा, और जिसका जमीन है जिसने बना के दिया उसको बैंक लोन भी देता है, और उसको इतना जबरदस्त ढंग से उसको किराया मिलता है, और उसमें 10 लोगों को रोजगार भी मिलता है। ये तो पहले नहीं था। और दूसरी बात, उसका एक और बड़ा पक्ष हम बताते हैं कि पहले बिहार के किसी भी प्रोडक्ट को बाहर ले जाके बेचने की कोई सुविधा नहीं थी, और आज वो सुविधा हो गई। और अभी मोदी जी ने एक योजना शुरू किया, 18 प्रकार के कामगारों को पीएम विश्वकर्मा योजना से, पहले मुद्रा लोन था, स्टार्टअप था, स्टैंड अप था। मोदी जी का क्या कहना है कि रोजगार मांगने वाला रोजगार देने वाला बने। तो एक से एक लड़के बिहार के, आपके बक्सर से जो अग्रवाल जी हैं, जिनकी बहुत बड़ी कंपनी देश भर में है, उनका हमको फोन आया था, भोजपुरी में उन्होंने मुझसे बात किया, कहा कि चलिए आप जीत के आइए तो मुझे एक बार बक्सर बुलाइए और मैं कुछ बक्सर के लिए करना चाहता हूं। ये माहौल के कारण लोग लौटना चाहते हैं। ये बीच बीच में जो ये थोड़ा इन लोगों का भी है कि बीच में थोड़ा चले गए थे, इनको लेके चले गए वो प्रधानमंत्री बनाने के लिए, तो उसके चलते थोड़ा लोग उद्योगपति जो डर जाते हैं। लेकिन अब परमानेंट लॉक हो गया है, अब कोई कहीं जाने वाने वाला नहीं है। और गए क्यों, उसका भी मैं पोर्ट खोल देता हूं। नहीं, पूरी गारंटी है, अब तो मोदी की गारंटी है, पूरी गारंटी है, 100% नहीं, मैं 200% की गारंटी करता हूं। लेकिन गए क्यों ये भी जान लीजिए। देखिए भाई, प्रधानमंत्री का पद किसको अच्छा नहीं लगता है, तो लेके चले गए लोग मोदी नीतीश जी को कि हम प्रधानमंत्री बनाएंगे आपको। नीतीश जी भी थोड़ा टेस्ट करना चाहते थे कि इन लोग प्रधानमंत्री का पद है क्या, तो ले गए सोनिया जी के पास। तो वहां लालू जी कहे कि मैडम नीतीश जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना दीजिएगा तो मेरा बेटा सेट हो जाएगा बिहार में। तो सोनिया जी ने कहा कि आपका बेटा तो वहां सेट हो जाएगा, मेरा बेटा कहां सेट होगा। असली लड़ाई ये है, वो अपने बेटे के लिए जी रही है और ये अपने बेटे के लिए जी रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार अपने बेटे के लिए नहीं और नरेंद्र मोदी भी अपने बेटे के लिए नहीं, ये दोनों देश और प्रदेश के लिए जी रहे हैं। ये असली बात है, इसको समझिए, इसको लोगों को बताइए। लीजिए सर। हमारे खबरों के प्रायोजक हैं शहर बक्सर में खुला है पंकज ट्रेलर, जहां आपके मन मुताबिक कपड़े मिलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर आपके मन मुताबिक कपड़े की सिलाई भी होती है। यही नहीं, महिलाओं के लिए साड़ी एवं सूट भी उपलब्ध है। अच्छे कारीगरों के द्वारा खुद निर्मित किए गए सूट के लिए पंकज ट्रेलर को एक बार जरूर मौका दें। पता है अम्बेन्स्टर होटल के सामने, के लिए पंकज ट्रेलर को एक बार जरूर मौका दें। पता है अम्बेन्स्टर होटल के सामने।